गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर अमित चौधरी। क्लास नाइन्थ की बी हाइव इंग्लिश बुक का लेसन नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था, द साउंड ऑफ म्यूज़िक बाय डेबोरा काउली। और इसकी फ़र्स्ट स्टोरी हम पढ़ चुके थे। फर्स्ट स्टोरी थी एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, और ये हमने पढ़ ली थी। और आज हम इसकी सेकंड स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो ये हमारी सेकंड स्टोरी है इसी लेसन की, द साउंड ऑफ म्यूज़िक की। तो शहनाई एक वाद्य यंत्र होता है, आप जानते हैं, बहुत मधुर ही बजता भी है। और सबसे पहले शहनाई का नाम सुनते ही हमारे दिलो दिमाग पर जो तस्वीर आती है वो किसी शादी, विवाह या किसी और शुभ फंक्शन की आती है, जहाँ पर कोई शुभ उत्सव चल रहा हो। और दूसरी चीज़ जो आती है हमारे जहन में, वो ख्याल आता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं, ये चित्र है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। और ये जो वाद्य यंत्र बजा रहे हैं इसी को कहते हैं शहनाई। तो इस शहनाई को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के साथ जोड़ा जाता है और यही उसको ऊंचाइयों पर लेके गए थे। तो आइए हम इस मधुर से संगीत देने वाली और शुभ मुहूर्त पे बजाई जाने वाली इस शहनाई के विषय में पाठ पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या लिखा हुआ है पाठ में। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. औरंगज़ेब जो जब शाहजहाँ थे, जब बादशाह थे, तो औरंगज़ेब के समय में एक राजघरानों में एक इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता था, एक वाद्य यंत्र बजाया जाता था जिसको पुंगी कहते थे। और इसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तीखी और चुभने वाली होती थी। इस वजह से औरंगज़ेब ने इस पुंगी को बैन कर दिया था। बैन करना मतलब उस पर रोक लगा दी थी कि ये अब ना बजाया जाए। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। और ऐसे वाद्य यंत्र जो बहुत ही बेसुरे होते थे या ख़राब आवाज़ निकालते थे, बहुत कर्कश या तीखी आवाज़ निकालते थे, ऐसे सभी वाद्य यंत्रों को एक ही नाम दे दिया जाता था, पुंगी। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। और बहुत कम लोगों ने सोचा था कि शायद ही इसका किसी भी प्रकार से पुनर्जन्म हो सकेगा, इस पुंगी वाद्य यंत्र का। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक नाई व्यक्ति था, वो एक प्रोफेशनल संगीतकारों के घराने से था और उसकी पहुंच कहाँ तक थी? रॉयल पैलेस। रॉयल पैलेस मतलब राजघरानों तक, उनके राजमहल तक जाता था वो। और उसने जब पुंगी को देखा तो उसने डिसाइड किया कि उसकी जो टोन है उसकी क्वालिटी को वो सुधार करेगा, उसमें पुंगी में कुछ सुधार करने के लिए उसने सोच लिया। ही चोज ए पाइप विद ए नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। उसने क्या किया? बार्बर ने, उस नाई ने एक पाइप का चयन किया। वो अंदर से हॉलो था, हॉलो मतलब खोखला था, और वो जो नॉर्मल पुंगी होती थी उससे थोड़ा सा लंबा भी था और थोड़ा चौड़ा भी था। और उसने क्या किया? उस पाइप जो लिया था उसने, उसके शरीर में 7 छेद किए, 7 होल्स उस पाइप की बॉडी में किए। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. और जब उसने 7 छेद करने के बाद उसमें जब उसको प्ले करना शुरू किया, उसको बजाना शुरू किया, और कुछ जो छेद हैं उनमें क्लोज़ और ओपन करके अपनी उंगलियों से, तो बहुत ही मधुर संगीत उसमें से उत्पन्न होने लगा। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। और उसने वो जो इंस्ट्रूमेंट था, वो जो वाद्य यंत्र था, वो उसने राजा महाराजाओं और कई राजघरानों में उसने बजाकर सुनाया और सबको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मधुर लगा, बहुत ही सब लोग उससे इम्प्रेस हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम। और ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये अब पुंगी से तो कई प्रकार से भिन्न था, है ना। पुंगी तो एक अलग चीज़ थी जो बेसुरी थी, लेकिन अब ये तो बड़ा ही सुरीला वाद्य यंत्र था, तो अब इसको कोई एक नया नाम भी देना चाहिए था। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज first played in the Shah's chambers and was played by a Nai barber, the instrument was named the Shehnai.
और एक कहानी ऐसी कही जाती है कि चूंकि ये जो पुंगी है इसको जब सुधार कर लिया गया तो इसको शाह के कक्षों में बजाया गया, जो शाह होते थे उस समय के, उसके कक्षों में बजाया गया। और ये किसके द्वारा बजाई गई? एक नाई द्वारा, क्योंकि नाई ने ही इसमें सुधार किया था। तो तब से इस जो वाद्य यंत्र है इसका नाम शहनाई पड़ गया। आप एक फ़ोटो देख रहे होंगे, ये पुंगी है जो कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सपेरे बीन बजाया करते थे ये उसी प्रकार की है। और ये है शहनाई, जो इसका ही सुधार किया हुआ रूप है, जो बहुत ही मधुर स्वर निकालती थी। द साउंड ऑफ द शहनाई began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. तो जो शहनाई है इसकी जो ध्वनि है, इसका जो संगीत था, अब इसको शुभ माना जाने लगा। ऑस्पिशियस मतलब शुभ। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। मतलब कि इसी शुभ होने की वजह से इसको अब मंदिरों में अभी भी हम सुन सकते हैं, और जो उत्तर भारत की शादियों में है वो इसका एक अभिन्न अंग बन चुकी है। उत्तर भारत की शादियों में इसका बहुत अभी भी महत्व है। क्यों? इसलिए बजाया जाता है क्योंकि ये एक शुभ अवसर पर बजाने वाला वाद्य यंत्र बन चुका है। In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. और बीते दिनों में, अतीत में क्या होता था, जो राज परिवार होते थे, राजमहल होते थे, दरबार होते थे, इनमें नौबत होती थी। नौबत का मतलब है ट्रेडिशनल एंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स। परंपरागत रूप से कुछ 9 वाद्य यंत्रों को संगीत घराने में शामिल किया जाता था। उसमें से शहनाई को भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो चुका था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। और तब तक ये केवल मंदिरों में और शादियों में ही केवल इसको बजाया जाता था, विवाहों में ही इसका प्रयोग हुआ करता था। लेकिन अब ये राजघरानों के जो परंपरागत जो वाद्य यंत्र थे उसमें भी शामिल हो चुकी थी शहनाई। The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इस वाद्य यंत्र को क्लासिकल स्टेज पर लाने का जो श्रेय है, शास्त्रीय मंच पर लाने का जो श्रेय है, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ही जाता है। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumrao in Bihar। और जब 5 वर्ष के थे बिस्मिल्लाह खान, तो वो डुमराव, बिहार में एक स्थान है डुमराव, वहाँ रहते थे। और वहाँ के एक पुराने प्राचीन इलाका था, वहाँ पर एक तालाब के समीप में, नज़दीक में गिल्ली डंडा खेला करते थे। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the भोजपुरी चैता। और वो क्या करते थे, वो अपने घर के नज़दीक एक बिहारी जी का मंदिर था, वहाँ पर भोजपुरी चैता भी गाने के लिए जाया करते थे। At the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg। और अंत में उनको क्या मिलता था पुरस्कार स्वरूप? एक बहुत ही बड़ा सा लड्डू मिलता था जो 1.25 किलो का होता था। 1.25 kg मतलब 1.25 किलो का लड्डू मिलता था। ए प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराज। और ये प्राइज़ उनको कौन देता था? वहाँ के लोकल जो महाराज होते थे वो उनको प्राइज़ देते थे डुमराव के। दिस हैपेंड 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। और ये 80 साल पुरानी घटना है, और तब से लेकर अब तक अब उनको भारत रत्न भी प्राप्त हो चुका है। और ये उनकी जो यात्रा थी ये बहुत ही लंबी भी रही, और बहुत दूर दूर की उनकी यात्रा भी वो इसमें पूरी कर चुके थे। Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar। और बिस्मिल्लाह खान साहब जो हैं वो 21 मार्च 1916 को पैदा हुए थे, और ये बहुत ही जो वेल नोन का मतलब है बहुत ही प्रसिद्ध विख्यात जो संगीतकार थे, उनके परिवार से बिलोंग करते थे। उनके परिवार में ही इनका जन्म हुआ था, मतलब सब लोग संगीतकार ही थे इनके परिवार में। His grandfather Rasool Baksh Khan
वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। और इनके जो ग्रैंडफादर थे, इनके दादाजी, है ना, जिसे आप लोग बाबा भी कहते हैं, रसूल बख्श खान उनका नाम था, वो भोजपुर के जो राजा थे उनके दरबार में शहनाई नवाज एक पदवी थी, उस पदवी पर ये इनको दी गई थी वो पदवी, वो इस पद पर वो आसीन थे। His father, Pagambar Baksh, and other paternal ancestors were also great शहनाई players। और उनके जो पिता थे उनका नाम था पैगंबर बख्श, वो और इनके अन्य जो पिता की तरफ के जो अंकल्स वगैरह हुआ करते थे, पूर्वज होते थे, पैतृक जो पूर्वज थे, वो सब शहनाई बजाने में बहुत ही माहिर थे, बहुत ही महारत उनको हासिल थी। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। और यंग बॉय, इस छोटे से लड़के ने, मतलब छोटा बालक कौन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी शुरुआत में ही संगीत को अपना लिया था। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। और जब वो 3 साल के थे तो उनकी माता जी जो हैं वो उनको बनारस लेके गईं, जिसका अब नाम वाराणसी है, तो बनारस लेके गईं अपने भाइयों के यहाँ। मतलब ये मैटरनल अंकल का मतलब हुआ माता की तरफ के जो अंकल्स होते हैं, जैसे मामा, है ना, तो वो अपने मामा के यहाँ गए जब वो 3 वर्ष के थे, और वहाँ उन्होंने क्या देखा, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। और उन्होंने देखा कि उनके जो मामा लोग हैं वो शहनाई का अभ्यास कर रहे हैं, और ये देख के वो बहुत फैसिनेटेड हुए। फैसिनेटेड का मतलब बहुत ही ज़्यादा मनमोहित हो गए उनके प्रति, मोहित हो गए एकदम। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the शहनाई। और जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल अली बख्श का साथ, उनके साथ वो जाना शुरू कर दिया विष्णु टेम्पल में, जो बनारस का विष्णु टेम्पल था, जहाँ पर बख्श जो है उनकी नौकरी थी कि वो वहाँ पर शहनाई बजाया करते थे। सोचिए, एक मुस्लिम परिवार से हैं जो कि मंदिर में नौकरी करता है सिर्फ शहनाई बजाने के लिए, और वहाँ पर बिस्मिल्लाह भी अपने मामा अली बख्श के साथ जाया करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। और जो अली बख्श थे, जब वो वहाँ शहनाई बजाते थे मंदिर में, तो जो बिस्मिल्लाह खान है वो वहाँ पर बैठे एकदम मंत्रमुग्ध होकर बैठते थे और उनको घंटों तक सुना करते थे। स्लोली ही स्टार्टेड getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। और धीरे धीरे उन्होंने भी इस जो वाद्य यंत्र है इसका लेसन लेना, इसका अभ्यास करना शुरू कर दिया था। और अब क्या था, अब वो पूरा दिन इसको जो है बैठकर अभ्यास भी करते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। और बहुत जल्दी ही ऐसे 3 स्थान थे जो इनके फेवरेट स्थान बन गए थे, जहाँ पर ये बैठकर पूरा पूरा दिन शांति से प्रैक्टिस कर सकते थे। कौन कौन से 3 स्थान थे? टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी का मंदिर, मंगला मैया, और द बैंक्स ऑफ द गंगा, मतलब गंगा की, जो गंगा नदी है उसके किनारे पर ये बैठ जाते थे शांति में कहीं किसी स्थान पर, और पूरा पूरा दिन काफ़ी देर तक प्रैक्टिस करते थे। ये 3 जगह इनकी फेवरेट हो गई थी। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai। और जब जो गंगा नदी है उससे बहुत जुड़े हुए थे, तो गंगा नदी का बहता हुआ पानी इनको प्रेरित करता था कि ये कई सारे जो राग थे उनको इन्होंने इम्प्रोवाइज़ किया, मतलब उनमें सुधार किया, और कई सारे राग को इन्होंने इन्वेंट किया, मतलब उनका खोज करी, सिर्फ गंगा के किनारे बैठकर इन्होंने बजाने, जो शहनाई उसको बजाने के दौरान ही। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द अलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। और जब बिस्मिल्लाह खान 14 साल के थे तो वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, जो इलाहाबाद में एक संगीत जो प्रस्तुति होने वाली थी, वहाँ पर गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फैयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड। और उनका जो प्रस्तुति थी उसके समाप्त होने के बाद वहाँ एक उस्ताद और थे, उस्ताद फैयाज़ खान, उन्होंने उस बच्चे की, मतलब बिस्मिल्लाह खान साहब की जो पीठ है उसको थपथपाया, पैट किया और कहा, क्या कहा? वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। उन्होंने कहा
कि कठिन मेहनत करो और तुम अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came बिस्मिल्लाह's big break। और अब 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई तो ये बिस्मिल्लाह खान साहब के लिए एक बहुत ही बड़ा सुअवसर जैसा बनकर आया। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान साहब एक ऐसे शहनाई वादक बन गए जिनको रेडियो पर अक्सर लोग सुना करते थे, बहुत पसंद करते थे लोग इनका शहनाई वादन रेडियो पर सुनना। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी प्राप्त हुई तो बिस्मिल्लाह खान पहले वो व्यक्ति बन गए जिन्होंने भारत का, इस देश का, इस राष्ट्र का अभिवादन किया शहनाई बजाकर। He poured his heart out into राग काफ़ी from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। और जब उन्होंने बजाया शहनाई को तो उन्होंने राग काफ़ी बजाया। राग काफ़ी कहाँ से बजाया? लाल किले से बजाया। और उनके सुनने वाले श्रोताओं में एक श्रोता पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, जिन्होंने बाद में उसी मंच से, उसी लाल किले से आज़ादी के दिन एक बहुत ही फेमस स्पीच उन्होंने दी, फेमस भाषण दिया जिसका नाम है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये बहुत ही फेमस भाषण है जवाहरलाल नेहरू जी का। तो उन्होंने यहाँ एक शब्द लिखा है, ही पोर्ड हिज हर्ट आउट। पोर्ड हिज हर्ट आउट का मतलब कि अपनी पूरी भक्ति लगा दी उसमें, पूरा डिवोट कर दिया अपने आप को, और जो भी बेस्ट दे सकते थे, अपनी आत्मा से जो भी बजा सकते थे, वो बेस्ट उन्होंने वहाँ पर शहनाई में बजाया और अपने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। तो यहाँ पर टिक कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।